नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। 7 बजे की 7 बड़ी खबर हम लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो 7 बजते ही मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट आपको इस बुलेटिन में पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं, देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। तो एक तरफा प्यार कहां पर काल बना है, कहां पर डबल मर्डर के बाद खुद को गोली मार ली गई, ये भी बताएंगे। और रिश्तों का खौफनाक अंत भी आज मध्य प्रदेश में देखने को मिला। कहां मिला, इसका अपडेट आपको बताएंगे। और ग्वालियर में आखिर अमेरिकी एजेंसी क्यों पहुंची है, ग्वालियर का अमेरिका करेक्शन आपको बताएंगे। और बच्चियों को बख्श दो, कहां पर बच्चियों के साथ फिर से कुकर्म हुआ है, इसका अपडेट भी आपको इस बुलेटिन में मिलेगा। नामांकन के जरिए कहां पर शक्ति प्रदर्शन हुआ है, दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। भोपाल में जुटेगा विपक्षी कुनबा, कहां जुटने वाला है, किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और मोदी राहुल चुनावी दौरे में अब मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं, मिशन मध्य प्रदेश का अपडेट भी आपको इस बुलेटिन में मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंदौर की, क्योंकि इंदौर की भंवरकुआं में गुरुवार दोपहर एक छात्र ने एक तरफा प्यार में लड़की और उसके रिश्तेदार युवक को गोली मार दी, फिर कुछ दूर जाकर के खुद भी सुसाइड कर लिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। इंदौर में सनसनीखेज वारदात, एक तरफा प्यार बना काल, पहले डबल मर्डर और फिर सुसाइड। ये दिल दहला देने वाली वारदात है इंदौर के स्वामी नारायण मंदिर कैंपस की, जहां एक तरफा प्यार में डबल मर्डर के बाद युवक ने अपनी भी जान दे दी। पहले युवक ने युवती और उसके मौसेरे भाई को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मृतका स्नेहा जाट अपने रिश्तेदार दीपक जाट और एक अन्य लड़का अभिषेक यादव के साथ मंदिर पहुंची थी। तीनों के बीच कुछ देर बात हुई और फिर अभिषेक यादव ने दीपक और स्नेहा को गोली मार दी। अभिषेक यादव स्नेहा से दरअसल एक तरफा प्यार करता था। 2 महीने पहले स्नेहा के परिवार वालों ने अभिषेक को समझाइश भी दी थी। स्वामीनारायण मंदिर पर अधिकारियों से पूरे मामले में जानकारी ली IBC 24 संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। इंदौर के स्वामीनारायण मंदिर में एक बड़ी घटना हुई। हमारे साथ में अधिकारी अमित सिंह सर हैं। सर, अभी ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा है और प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आया? देखिए, ये प्रथम दृष्टया वन साइडेड प्रेम प्रसंग का मामला है। 2 बच्चे और एक बच्ची यहाँ पर आए थे, आपस में बात कर रहे थे। अचानक जो भी घटनाक्रम हुआ होगा, अभिषेक यादव ने गन निकाली और बच्ची स्नेहा जाट को और जो उनका कजिन था उसको दीपक जाट को उसने गन डाउन किया और उनकी हत्या करने के बाद वो अरिहंत कॉलेज गया और वहाँ पर उसने खुद को गोली मार ली, सुसाइड कर लिया। घर वालों से बातचीत करने पे और जो हमारे टूल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को हम उपयोग करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कहानी है। तो ये हमारे साथ में अतिरिक्त कमिश्नर अमित सिंह जो बता रहे थे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। और माना जा रहा है कि इस मामले में पुलिस जो है अब टेक्निकल टूल्स जो है वो भी उनकी भी तहकीकात करेगी, ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। लेकिन एक तरफा प्रेम के बाद में ये पूरा घटनाक्रम जो है फिलहाल सामने आया है। वही गोलीकांड को अंजाम देने के बाद फिर अभिषेक यहाँ से भाग गया और घबराते हुए अरिहंत कॉलेज कैंपस में पहुंचकर खुद को गोली मार ली। अभिषेक कॉलेज के CCTV में भागकर अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। मौके पर घटना को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी से बात की हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया ने। जो आरोपी अभिषेक है, पहले स्नेहा और दीपक को गोली मारने के बाद में वो इसी अरिहंत कॉलेज में आता है। यहाँ पर मौके पर ये जो कैफे के संचालक है वो हमारे पास साथ में मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है, वो आए थे और उन्होंने क्या किस तरीके से यहाँ पे आपने देखा? रास्ते से पानी की बोतल ली, पानी की बोतल लेके पी के बैनर के पीछे छुपे। पब्लिसिटी की आवाज आने के बाद में वो घबरा कर बाहर निकल के खुद को गोली मार दी। खुद को गोली मार ली उन्होंने। कितने देर का ये समय रहा होगा? सर, ये मुश्किल से 30 सेकंड का समय रहा है। 30 सेकंड में ये सब हुआ है बस। तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एक तरफा प्रेम का मामला जो है वो सामने आया है। 3 लोगों की मौत इसके अंदर हुई है, जिसमें अभिषेक ने पहले स्नेहा और दीपक की हत्या की और यहाँ पर आकर उसने फिर आत्महत्या कर ली। बहरहाल इस मामले में पुलिस तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है, जिसमें स्नेहा, दीपक और अभिषेक के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं। एक बात ये भी सामने आई है कि दीपक और स्नेहा के साथ में रहने के कारण अभिषेक ने पहले भी दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस की थ्योरी में कंफर्म हो चुका है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते अभिषेक ने पूरी घटना को अंजाम देकर खुद आत्महत्या की। बहरहाल पुलिस आगे की जाँच कर रही है। इंदौर से रवि हेमरा सिसोदिया की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज सिर्फ इंदौर में ही ये वारदात सामने नहीं आई है, बल्कि रिश्तों के कत्ल के अलग अलग मामले सामने आए हैं।
आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिंगरौली से, जहां कलयुगी मां ने 8 महीने की बच्ची को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। महिला ने हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इंदौर में बेटे ने बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। आरोपी बेटे की मां से बहस हुई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। जबकि रतलाम में पिता ने 2 बच्चों को जहर देकर पानी में फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। साथ ही पिता ने भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल पिता का इलाज अस्पताल में जारी है। तीनों ही मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपने सिंगरौली की देखी कि किस तरह वहां पर बेहद झकझोरने वाली घटना सामने आई। यहां एक 8 महीने की बच्ची को उसकी मां ने गला दबाकर मार डाला। इसके बाद भी हैवानियत की हद यहां नहीं रुकी, बल्कि उसके शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया। पूरा मामला सिंगरौली जिले के बरगवा थाने का है, जहां बरगवा बाजार में एक दंपति रहता है। दंपति थाने पहुंचा और अपने 8 महीने की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव होती है और पूरे मामले की छानबीन करने लगती है। हालांकि पुलिस जब गहनता से पूछताछ की तो आरोपी मां ने ही अपने मासूम बच्चे की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। फिलहाल आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ हो रही है। हालांकि हत्या के पीछे क्या वजह रही, अब तक ये खुलकर कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। पुलिस छानबीन कर रही है। बरगवा थाने के एक गांव में एक दूध पीने वाली बच्ची, मतलब बिल्कुल 8 महीने की इन्फेंट जिसको हम बोलते हैं, वो अचानक गायब हो गई घर से। सख्ती दिखाई अपने टीम ने और बिल्कुल सघनता से लगे जब चेक करने, तो माँ ही पता चला, बड़ा ही आश्चर्यचकित सत्य सामने आया कि माँ ने ही अपनी बच्ची को बोरी में डाल के और नाले जिसमें पानी था उसमें उसने डाल दिया। छतरपुर के भगवा थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की दोपहर गांव के ही 18 साल के युवक ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ जब दुष्कर्म हुआ तो वो अपने खेत पर 2 भाइयों के साथ खेल रही थी। देर शाम घर पहुंचने पर बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। बुधवार की सुबह परिजन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद मामले में FIR महिला थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का घटना रिपोर्ट हुई थी। गंभीर मैटर था, सभी वरिष्ठ अधिकारी भी स्पॉट में गए थे और इसमें जो विधिपूर्ण बालक जो इसमें जिसके खिलाफ नामजद FIR रजिस्टर की गई है उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है और उसको भी संबंधित न्यायालय प्रस्तुत किया है। ग्वालियर में कॉल सेंटर के जरिए विदेशियों को ठगने वाली गैंग के बारे में पता लगाने अब अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एजेंसी की टीम ग्वालियर पहुंची है। जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। झांसी रोड थाना पुलिस ने बीते दिनों माधव नगर स्थित होटल आशीर्वाद के रूम नंबर 204 से 7 ठगों की गैंग पकड़ी थी। ये 7 लोग माइक्रो सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी बनकर अमेरिका के लोगों को फोन कर उनके कंप्यूटर लैपटॉप में वायरस होना बताकर फंसाते थे। पकड़े गए फ्रॉडस्टर बता रहे हैं कि उन्हें अमेरिका के लोगों के नंबर दुबई में बैठा सरगना मोंटी सिकरवार व्हाट्सएप ग्रुप पर मुहैया कराता था। एक कॉल पर टीम मेंबर को 5% कमीशन मिलता था, जिसका हवाला के द्वारा भुगतान किया जाता था। ज्यादा पैसा कमाने के लिए गैंग दनादन फोन ठोकती थी। एक बार जो फंसता था उससे कम $1500 तो ऐंठते ही थे। ये रकम सीधे दुबई में मोंटी सिकरवार के वॉलेट में पहुंचती थी। उसे भुगतान गिफ्ट कार्ड के जरिए होता था। जालसाजों ने अमेरिका में नेटवर्क कैसे बनाया, पता लगाने के लिए ABC के जरिए अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया, जिसे लेकर होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एजेंसी की टीम ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव से बातचीत की और आरोपियों की जानकारी ली। इसके साथ ही जांच टीम पुलिस के साथ मिलकर और आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। इसी मामले को लेके एक US एम्बेसी के और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक टीम आया हुआ है ग्वालियर। वो भी अपने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट हो रहे हैं। वो भी ये आरोपियों से पूछताछ वगैरह करेंगे और डाटा वगैरह कलेक्ट करेंगे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया हुआ था, जिसकी समय सीमा खत्म होने पर अब और रिमांड पर लेकर उनसे कई सवालों पर पूछताछ किए जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जांच टीम और ग्वालियर पुलिस मिलकर क्या क्या खुलासे करती है।
ग्वालियर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने नगर परिषद कैलारस के 7 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक फर्जी कर्मचारी ने कैलारस नगर पालिका के पूर्व सीएमओ और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा का घपला कर दिया था। 10-20 नहीं बल्कि 2 साल में 180 फर्जी बिल वाउचर का भुगतान कर डाला। इस मामले में ग्वालियर ईओडब्ल्यू ने कैलारस नगर परिषद के 5 पूर्व सीएमओ, 2 अकाउंटेंट और 1 टाइम कीपर पर भी केस दर्ज किया है। ये घोटाला साल 2020 से 22 के बीच हुआ, जिसमें नगर परिषद द्वारा कोई सामग्री नहीं खरीदी गई। इसकी शिकायत पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता रमेश उपाध्याय ने ग्वालियर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से की थी। ये जानकारी मिली है कि कैलाश नगर परिषद में पूर्व पदस्थ सीएमओ और वहां के बाबुओं के विरुद्ध ईओडब्ल्यू के द्वारा कार्रवाई की गई है। अब इसकी विस्तृत जानकारी तो मुझे प्राप्त नहीं है, लेकिन ईओडब्ल्यू प्रकरण में कार्रवाई कर रहा है और नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो ईओडब्ल्यू के द्वारा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। दूसरे चरण के 88 लोकसभा चुनाव में मतदान होने हैं इन क्षेत्रों में, जिसमें प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। हम आपको मध्य प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बैतूल से है, जहां सीएम की मौजूदगी में बैतूल लोकसभा प्रत्याशी डीडी उइके ने नामांकन दाखिल किया। दमोह में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी ने नामांकन फॉर्म जमा किया है। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहे, जबकि नर्मदापुरम में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने नामांकन भरा। दर्शन सिंह के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। बात करें लोकसभा सीट की, सतना की, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल किया है। खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव ने नामांकन भरा और इस दौरान उन्होंने जीत का दावा भी किया। और अब आपको मिशन मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों की रणनीति के बारे में बता दें। पीएम मोदी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद जबलपुर पहुंचे और 9 अप्रैल को बालाघाट भी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर उनकी सभा हो सकती है। और वहीं राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। आदिवासी बाहुल इलाकों को टारगेट करने के लिए राहुल गांधी आदिवासी बाहुल इलाके से ही प्रचार का आगाज करेंगे। महाकौशल क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में, भले वो मंडला हो या फिर शहडोल, 8 अप्रैल को राहुल गांधी पहुंचेंगे और फिर ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगे। विपक्ष का इंडिया गठबंधन इन दिनों राज्यों की चुनावी जमावट में जुटा हुआ है। इसके लिए दिल्ली के बाद अब भोपाल में भी इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। विपक्षी दलों की यह मीटिंग 6 अप्रैल को भोपाल के कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में होने वाली है। मीटिंग में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, माकपा, एनसीपी और आरजेडी जैसे दलों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ 1 खजुराहो की सीट ही सपा के लिए छोड़ी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि ये मीटिंग सभी सीटों पर कांग्रेस के चुनावी अभियान को मजबूती देगी और सभी दल कांग्रेस के प्रचार में साथ देंगे। उधर बीजेपी का दावा है कि इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश में भी फुस हो जाएगा। सीट कितनी भी छोड़ी हो, जहां जिसका जनाधार रहा उस हिसाब से सीट शेयरिंग हुई और दूसरे राज्यों में कहीं हमने भी कम ली हैं। और ये इंडिया अलायंस पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पे है, जिसके साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी को हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ खजुराहो से प्रत्याशी लाने के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। सिद्धांत विहीन, स्वार्थी, सत्तालोभ लोगों का ठगबंदी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य सत्ता हथियाना है। कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, लेकिन संविधान में अगर 370 जैसी गलत धारा थी, उसे बदलना चाहिए था तो उसे कश्मीर की बेहतरी के लिए बदल कर दिखाया। सीएम ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी अपने अंदर झांक कर देखे। संविधान बदलने का परिणाम ही रहा कि 3 तलाक जैसे निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल जैसे खराब समय में जिस प्रकार से जुडिशरी के साथ छेड़छाड़ की थी, उसका भी लंबा इतिहास है। राहुल गांधी अपने आप में झांक के देखे, जब वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, संविधान बदलने का ही निर्णय रहा कि 3 तलाक जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कि इस अवसर पर इतने कहना चाहूँगा कि भाजपा सब वर्गों को विकास के लिए लेके चलना चाहती है। इसी कारण से ये हम चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगे हैं।
तो चुनाव आते ही नए राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ने लगती है। 2019 लोकसभा चुनाव में के मुकाबले साल 2024 में 80 राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। बीते 4 लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये संख्या 3 गुना हो गई है। साल 2019 में प्रदेश के कुल 438 प्रत्याशियों में से 380 को न्यूनतम वोट भी नहीं मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार भी इनसे ज्यादा वोट ले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं की संख्या मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस जरूरत पड़ने पर अपने अपने हिसाब से क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल जरूर करती है जीत के लिए, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ने से बीजेपी को ही खतरा होगा। संख्या बढ़ रही है और संख्या पहले ही बढ़ी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के महोत्सवों में और लोकतंत्र के मैदान में हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया था आने का, और अगर हम ये नहीं करते तो शायद बीजेपी भी नहीं बनती। लेकिन आज दमनकारी नीतियां हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन आवाज़ों को दबाने का काम बीजेपी कर रही है। तो इसका नुकसान उसको होगा जिन्होंने दमनकारी नीतियां अपनाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारत के लोकतंत्र में जहां निर्दलीय लड़ने की पात्रता है तो फिर राजनीतिक दल बनाने की पात्रता है, और हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दल बनाने की प्रक्रिया सहज और सरल है। तो लोकतंत्र की महिमा मुझे लगता है कि एक सशक्त लोकतंत्र में आवश्यक है कि सबके पास चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और अपनी बात करने की स्वतंत्रता हो। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। भोजशाला में सर्वे का आज 14वां दिन रहा और एएसआई के 19 अधिकारी 31 मजदूरों के साथ भोजशाला में सुबह 8 बजे पहुंचे थे। शाम 5 बजे तक 14वें दिन का सर्वे चला। वहीं बुधवार को धार पहुंची हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूल पक्षकार रंजना अग्निहोत्री सर्वे में शामिल हुई। शाम को सर्वे पूरा होने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। और लीजिए छिंदवाड़ा से एक और झटका लगने वाला है कांग्रेस को। बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस्तीफों का दौर जारी है। कमलनाथ के बेहद करीबी, उनके परिछाई माने जाने वाले दीपक सक्सेना बीजेपी प्रवेश करेंगे। दीपक सक्सेना कल भोपाल पहुंचेंगे और बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इनके बेटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और दीपक सक्सेना के साथ उनके कई समर्थक भी शामिल होंगे। आपको बता दें, दीपक सक्सेना ने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कमलनाथ इनके घर भी पहुंचे थे 5 विधायकों के साथ, लेकिन लगता है बात नहीं बनी है, क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि दीपक सक्सेना बीजेपी प्रवेश करने वाले हैं। कल वो भोपाल पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वो बीजेपी में प्रवेश करेंगे। अजय द्विवेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, मान मनोबल भी नहीं चला, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि कमलनाथ 5 विधायकों के साथ मिलने के लिए पहुंचे थे दीपक सक्सेना से। उनके बेटे तो ज्वाइन कर ही चुके हैं और अब ये भी बीजेपी के होने वाले हैं। कहां पर चूक गए कमलनाथ? मान मनोबल का दौर लंबा चला। कमलनाथ खुद जो है दीपक सक्सेना के निवास गए, 10 से 12 मिनट की चर्चा हुई। उसके बाद छिंदवाड़ा के 5 विधायक जाते हैं और दीपक सक्सेना को मनाने की कोशिश करते। तमाम कोशिशें निष्फल होती दिख रही हैं। कल दीपक सक्सेना जो है वो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उनके समर्थकों के बीच में ये चर्चा है कि बड़ा वाहन काफिला के साथ वो कल भोपाल के लिए कूच करेंगे और दोपहर बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन वे थाम सकते हैं। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। चुनौती बढ़ती जा रही है कांग्रेस की और कल दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में स्कूल और बुक स्टॉल्स के बीच चल रहे गोरख धंधे को खत्म करने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बुक स्टॉल्स पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इसी बीच कुछ खबरें प्रशासन के अफसरों की लापरवाही की भी आ रही है, जो सरकार की मंशा पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। गुरुवार को जबलपुर में जहां प्रशासन की टीम ने बुक स्टॉल और बुक शॉप पर छापेमार कार्रवाई की, वहीं दूसरी तरफ भोपाल में नजारा कुछ और ही देखने को मिला। यहां प्रशासन की टीम कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आई। एक दिन पहले ही जिन दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, उन्हीं दुकानों पर दोबारा ये गोरख धंधा देखा गया। स्कूल संचालक और विक्रेताओं पर अब तक ना कोई एफआईआर हुई है और ना ही किताबों और यूनिफॉर्म की बिक्री बंद हुई है। इतना ही नहीं, अभी भी स्कूल संचालक परिजनों को लिस्ट देकर खास दुकानों से ही किताब और यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। किस प्रकार के रेट तय किए जा रहे हैं, किस प्रकार बच्चों का सिलेबस तय किया गया है, किस प्रकार स्कूल प्रबंधन प्रकाशक तय कर रहा है, उसी की जांच की जा रही है और जांच के बाद संपूर्ण रिपोर्ट जो है
कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मैं यहाँ से करीब 15 किलोमीटर आगे है लीलावती इंटरनेशनल स्कूल, मक्सी गांव में है, टोल नाके के पास में। वहाँ कहीं नहीं मिली, यहीं पे उन्होंने बताया था कि एमपी नगर में यहाँ मतलब जो मल्टी पार्किंग है उसमें मिलेगी। सिर्फ ये ऐसे कागज, सिंपल कागज पे लिस्ट के ऊपर ही बिल जोड़ दिया गया है और दे दिया गया है। इंदौर के पानसेबल में गड्ढे में गिरे 2 शावकों को रेस्क्यू टीम ने बचाया है, जिसके बाद दोनों ही शावकों को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लाया गया, जहां जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने दोनों ही शावकों की जांच की। हालांकि जांच में दोनों शावक एकदम फिट साबित हुए हैं, बावजूद इसके फिलहाल उन्हें जंगल में वापस नहीं छोड़ा जा रहा है। तेंदुए की उम्र केवल 7 से 8 महीने की है, जिसके चलते उसकी मां के बिना शिकार करने में वो असमर्थ है और यही कारण था कि दोनों तेंदुए को रेस्क्यू कर इंदौर के प्राणी संग्रहालय में कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए लाया गया। तो फिर भी कैप्टिविटी में हमको सुपरविजन में इसको रखना पड़ेगा 1 से 2 महीना, और यहाँ पे चूँकि इसको रखने की और फीडिंग की कुछ सुविधाएं अभी शायद नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम शायद इसको वन विहार भोपाल इसको ट्रांसफ़र करें। एडवाइस किया है कि इसको यहाँ रखते हुए अगर कभी उसे और किसी सेंटर पे वाइल्ड रेस्क्यू सेंटर पे रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी उस दिशा में बातचीत हो रही है, देखते कहाँ पर उसको रिलीज़ किया जाए, वहाँ रखा जाएगा और उसकी आगे की केयरिंग की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ राहुल सिन्हा के साथ। नमस्कार।